हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में अपने टॉपिक की किनशिप, मैरिज एंड फैमिली। किनशिप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब बात करते हैं मैरिज की। ठीक है। यूपीएससी ने दोस्तों पिछले साल के मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था और बच्चों को काफ़ी निराशा हुई थी कि ऐसे क्वेश्चंस का कंटेंट हम लिखे कहाँ से। वैसे भी इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस बच्चों को डाइसी लगते हैं। डाइसी इसलिए लगते हैं क्योंकि इंडियन सोसाइटी जर्नली स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस वगैरह पढ़ के समझ जाते हैं किससे हो जाएगा। ना ही वो एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, ना ही वो मेंस के अंदर जो सिलेबस गिवन है उसके पॉइंट के ऊपर उनके पास कोई मटेरियल होता है कंठस्थ। ये कमी होने की वजह से बच्चों को मेंस के सोसाइटी के इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस डाइसी लगते हैं। एक बार इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो ये विजन आईएएस का वैल्यूएटेड मटेरियल है। ठीक है। 2020 का ये मटेरियल है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में वो लास्ट ईयर पूछा गया था 2023 में। अब हम उस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं और ये देखते हैं कि इस कंटेंट से क्या हम उस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पहले एक बारी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ स्क्रीन पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था वो क्वेश्चन ये है। ठीक है। 2023 के मेंस में जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। 150 वर्ड्स इसके ऊपर लिखने को बोले थे यूपीएससी ने हमें मेंस में। 10 नंबर का ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन ये था, डू यू थिंक मैरिज एज अ सेक्रामेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया? क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? ठीक है। तो शादी के ऊपर यहाँ पर बात हो रही है कि शादी एक सेक्रेमेंट की तरह, एक संस्कार की तरह, एक वैल्यू की तरह देखी जो जाती है। जितनी परंपरागत रूप से उसको इतना पवित्र माना जाता है, तो क्या वो अपना संस्कार यानी कि अपनी पवित्रता वगैरह खोती चली जा रही है क्या आज के भारत के अंदर? तो अगर ये क्वेश्चन देखे कोई, एकदम से उसका आंसर उसके पास हो सकता है कि ना हो, लेकिन मैरिज एज अ टॉपिक के बारे में अगर कोई सिंसियर या सीरियस कैंडिडेट होगा या होगी, तो डेफिनेटली जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी की तैयारी करते वक्त उन्होंने टॉपिक को पढ़ा होगा, या एटलीस्ट अपनी एनसीईआरटीज जो हैं 11वीं 12वीं की इंडियन सोसाइटी सोशियोलॉजी वाली, उसके अंदर इस टॉपिक को देखकर जो है ये क्वेश्चन आराम से एड्रेस करा जा सकता है। अब वो कैसे, इसको हम अपनी डिस्कशन से प्रूव करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन याद रखना कि हमसे पूछा गया था कि मैरिज एज अ सेक्रेमेंट यानी कि जो शादी है वो अपनी परंपरा या फिर जो अपना मूल आधार है वो खोती चली जा रही है क्या? जो शादी को एक संस्कार की तरह देखा जाता है वो अपना मूल्य खोता जा रहा है क्या? तो सबसे पहले हम मैरिज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जानते हैं कि शादी क्या होती है, किस लिए करी जाती है शादी। और शादी जो है, अगर हमने किसी से शादी करी है तो समाज ये मानेगा कैसे कि हमने उससे शादी करी है, और ये लोगों को यकीन कैसे होगा कि यस, यही एक लड़की का हस्बैंड है और एक लड़के की ये वाइफ है। तो शादी जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी कंट्री के अंदर, उसके समाज के अंदर। और भारत के समाज के अंदर इसकी महत्वता, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि शादी दो लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप है। सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये टॉपिक स्टार्ट करवाते हुए, किनशिप, मैरिज एंड फैमिली, तीनों इन टर्म्स के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। याद करो प्रीवियस 1-2 लेक्चर पहले जो मैंने आपको एक टर्म बताई थी, डैट इज सोशल सैंक्शन। समाज जब मंजूरी देगा वही शादी शादी मानी जाएगी, जिसको समाज मंजूरी दे। अब आप कहोगे सर, जब दो लोगों के बीच में अगर शादी हो रही है, उन्होंने शादी के कार्ड छपवाए हैं, एक मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल, एक ओपन गार्डन बुक करा है, वरमाला उसके अंदर वो डाल रहे हैं, सबने देखा कि लड़के ने लड़की की मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र उसको पहनाया। मुस्लिम मैरिजेस के तहत मौलवी साहब आए, दोनों ने कबूले 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 बोला, साइन करा। चर्च में शादी हो रही है, गुरुद्वारे में शादी हो रही है, तो सबने अगर देखा तो सोशल सैंक्शन वाली यहाँ पर क्या बात है? देखो दोस्तों, सोशल सैंक्शन वाली बात यहाँ पर इसलिए आ जाती है, पहले आप इस टर्म की तरफ गौर फरमाइए। सोशली अप्रूव्ड होनी चाहिए वो शादी, और
सैंक्शन उसको मिलना चाहिए, ठीक है, बाय कस्टम एंड लॉ। ये 3-4 कीवर्ड्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना भी इनको और इनको यूज़ भी करना है मीन्स की आंसर राइटिंग में। पहले दोस्तों हम इस टर्म की तरफ ज़रा गौर फरमाते हैं कि सोशली अप्रूव्ड क्यों कहा जा रहा है शादी को। जैसा कि आपके मन में आया होगा कि शादी के कार्ड छाप दो और समाज में जब सबके सामने दिख रही है कि सबको न्योता दिया गया है, यानी कि इनविटेशन दिया गया है खाने पीने का, और एक दिख रहा है कि दो लोगों के घर वाले आए हुए हैं, वहाँ पर शादी हो रही है, दो लोगों के बीच में खाना पीना चल रहा है, वरमाला चल रही है, 7 फेरे चल रहे हैं, कुछ भी है ऐसा, तो फिर ये सोशली अप्रूव्ड वाली बात क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों? वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सोसाइटी में आज भी, भारत के समाज की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, हर तरह के शादी के संबंध को सोशल अप्रूवल नहीं मिलता है। अब कैसे नहीं मिलता है? जैसे आप बात करो कि कहीं पर गे मैरिज हो रही है, कहीं पर लेस्बियन मैरिज हो रही है, तो ये टर्म ऐसी हैं कि आप ये सोचकर देखो कि जहां पर ये शादी हुई है और किसी को इनविटेशन अगर दिया जाए, वो शादी की वीडियो क्लिप में आना लोग भारत के समाज के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करो, नहीं पसंद करेंगे कि हम उनकी शादी में गए थे, दो लड़कों के बीच में शादी हो रही थी, दो लड़कियों के बीच में शादी हो रही थी। तो बेसिकली अगर हम बात करें LGBTIQ कम्युनिटी की, आज भी इनकी शादी जो है वो सोशली अप्रूव्ड नहीं है। दोस्तों ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ सोशल अप्रूवल की बात कर रहा हूं, कानूनी तहत से क्या सही है क्या गलत है वो एक अलग डिस्कशन है हमारी, सोशली अप्रूव्ड नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखना कानून अगर आ भी जाए ना, सोसाइटी सैंक्शन नहीं देती बहुत सारी चीज़ों को। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज से कुछ साल पहले मेल्स और फीमेल्स के अलावा मान्यता दी थी भारत के अंदर के थर्ड जेंडर की कैटेगरी भी होती है, और वो थर्ड जेंडर की कैटेगरी का दर्जा दिया गया था किसको? ट्रांसजेंडर्स को, जिनको अपमानित जनक टर्म से अगर भारत के समाज में बोला जाता है तो वो अपमानित जनक जो टर्म है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कहीं आपको यूज़ नहीं करनी है, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट वो जो टर्म है उसको बोला जाता है किन्नर कम्युनिटी या फिर हिजड़ा कम्युनिटी। तो किन्नर या हिजड़ा समाज के जो लोग होते हैं, जिनको आप किन्नर या हिजड़ा बोलते हो, वैसे ये टर्म काफ़ी ज़्यादा गलत है, इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में अगर हम बोले तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। अब थर्ड जेंडर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, उच्च न्यायालय ने बोल दिया, उच्च न्यायाधीश ने बोल दिया, लेकिन फिर भी इनकी अगर मैरिजेस हों, सवाल ये उठता है, आप अपने आप से पूछो कि आप सोशल अप्रूवल दोगे क्या? अगर आपके घर पर कुछ किन्नर कम्युनिटी के लोग आपको इनविटेशन कार्ड देने आए हैं, या आपको कहीं पर ये पता लगता है कि कहीं पर ट्रांसजेंडर मैरिज हो रही है, तो आपके मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, आपके बड़े पापा, बड़ी मम्मी, ये सब लोग जाएंगे क्या उस शादी में? आप शामिल होना पसंद करोगे? या फिर अगर आप शामिल होना पसंद करोगे भी, मान लिया कि आप ब्रॉड मेंटेलिटी के हो, लेकिन आपके घर वाले आपको शादी में जाने देंगे क्या? 99% टाइम्स मैं ये बेट कर सकता हूँ भारत के समाज को देखते हुए आज भी, कि ऐसी मैरिजेस के लिए सोशल अप्रूवल नहीं होता है। आपके घर वाले ऐसी शादी में शामिल होने से आपको रोकेंगे, ठीक है? और वो खुद भी नहीं चाहेंगे, जितने लोग अगर शामिल हुए हैं या फिर किसी भी कारणवश वो जा रहे हैं, कि वहाँ पर ऐसी ट्रांसजेंडर्स की शादी में उनकी जो वीडियो क्लिप बनाई जाएगी उसमें आपका चेहरा आए। ये वाली बात होती है सोशल अप्रूवल की। इसलिए ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू किनशिप, विद रिस्पेक्ट टू मैरिज एंड विद रिस्पेक्ट टू फैमिली। सोशल सैंक्शन मिलना, समाज का अप्रूवल मिलना ज़रूरी होता है, क्योंकि समाज, अब आप कहोगे कि हम समाज से लड़ क्यों नहीं सकते? देखो दोस्तों, समाज जो है वो पूरा का पूरा चलता है नॉर्म्स के बेसिस पर, और नॉर्म्स क्या होते हैं? रिटन या अनरिटन रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ सोसाइटी और उसका जो बिहेवियर होता है वो गवर्न होता है। अगर किसी भी कारणवश से अगर आप इन नॉर्म्स को ब्रेक करने की कोशिश करते हो, आप इनको ब्रेक करने का ट्राई करते हो,
तो सोसाइटी आपको कर देगी टोटल या पार्शियल तरीके से, कंप्लीटली या पार्शियल तरीके से सोशली बॉयकॉट। आपको समाज निष्कासित कर देगा बड़ी सारी चीजों में शामिल होने से। तो सोशल अप्रूवल एक बहुत बड़ी चीज होती है व्हेन इट कम्स टू मैरिजेस। दूसरा हमें यहां पर ये बताया गया, ये एक ऐसा रिश्ता है, एक तो सोशली अप्रूव्ड होना चाहिए, दूसरी बात हमसे यहां पर ये करी जा रही है राइटर के द्वारा कि मैरिज को मंजूरी मिलनी चाहिए, सैंक्शन मिलना चाहिए। अब सैंक्शन वर्ड का दोस्तों क्या मतलब होता है, पहले आप इसको समझिए। सैंक्शन होता है मंजूरी, लेकिन बेसिकली सैंक्शन एक ऑफिशियल परमिशन होती है, ऑफिशियल परमिशन होती है टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। अब ऑफिशियल परमिशन का अगर हम एक एग्जांपल डिस्कस करें रियलिस्टिक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है कि थर्ड जेंडर जो है वो ट्रांसजेंडर होते हैं तो वो होते हैं, अब ये चीज पत्थर की लकीर बन चुकी है, तो यहां पर एक लीगल सैंक्शन तो इस चीज को मिल गया है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ट्रांसजेंडर मैरिजेस तो इसको क्या नहीं मिला है, इसको नहीं मिला है सोशल अप्रूवल यानी कि सोशल सैंक्शन। और यहां पर जो बात हमसे करी जा रही है दोस्तों, जिस सैंक्शनमेंट की बात हमसे करी जा रही है वो करी जा रही है कि ऑफिशियल परमिशन टू डू समथिंग बाय कस्टम एंड बाय लॉ। और कस्टम क्या होता है इसको भी समझ लो एक बारी। कस्टम वैसे तो होता है रीति रिवाज और परंपरा, जिसको आप कहते हो वो होता है कस्टम, लेकिन कस्टम की डेफिनेशन क्या होती है? कस्टम एक वे ऑफ बिहेवियर होता है, कस्टम एक वे ऑफ बिहेवियर होता है, ठीक है, जो कि सोसाइटी में रहने वाले लोग, पर्टिकुलर जो लोग हैं वो बड़े टाइम से, वो बड़े टाइम से उसको फॉलो करते हुए चले आ रहे हो, वो बन जाता है समाज का एक रिवाज, एक रीति रिवाज, परंपरा। और लॉ के तहत भी वो मैरिज जो है वो सैंक्शन होनी चाहिए, ठीक है। अब आज के समय में अगर आप बात करो कि क्या हमारे देश में अमेरिकन कल्चर की तरह, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बोल दिया, ठीक है, अब क्या उनकी मैरिजेस को अप्रूवल मिलेगा? जी हाँ, अगर थर्ड जेंडर बोल दिया तो लीगल अप्रूवल मिलेगा। लेकिन क्या एलजीबीटीआई कम्युनिटी को पूरा मिलेगा लीगल अप्रूवल भी? क्या लॉ के तहत? कस्टम के तहत तो देखो नहीं मिलेगा, रीति रिवाज परंपरा के बाहर है हमारे भारत के समाज में, ठीक है। सोशल अप्रूवल भी नहीं मिलेगा अगर हम वास्तविकता देखें भारत के समाज की आज के समय से कनेक्ट करते हुए। लीगल अप्रूवल है क्या? लीगल सैंक्शनमेंट है क्या? नहीं, अभी वो भी नहीं है। सारे के सारे मैरिजेस को लीगल अप्रूवल मिलेगा, या जैसे आप जो कोर्ट जाते हो अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने तो हर एक जेंडर क्लास के लिए वो बन जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हमसे ये बोला जा रहा है कि मैरिज जो है, मैरिज एक सेट ऑफ कल्चरल मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो कि शादी जो है वो आपका एक बास्केट ऑफ कल्चरल मैकेनिज्म से बना हुआ एक संबंध होता है, जो कि ये इंश्योर करने के लिए बना होता है। यानी कि शादी लोग क्यों करते हैं? क्योंकि एक, वैसे तो बहुत सारी रीजंस होते हैं शादी करने के पीछे, लेकिन समाज के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो शादी जो है समाज की नज़रों में आपका एक ऐसा अप्रूव्ड रिलेशनशिप होता है, और वो रीति रिवाज परंपराओं के रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार अगर आपकी शादी हुई है तो समाज उसको स्वीकार करेगा, और कानून का अगर उसको सपोर्ट है तो ये एक ऐसा सेट ऑफ कल्चरल मैकेनिज्म देखा जाता है जिससे आप अपने परिवार को आगे जाकर एक पहचान दे सकते हो, यानी कि आप अपनी फैमिली कंटिन्यू कर सकते हो। और फैमिली कंटिन्यू कैसे करोगे? शादी के बाद आपकी, आपके जो भी हस्बैंड या वाइफ होंगी उनके साथ आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाकर अपने ऑफ को पैदा करोगे, फ्यूचर जनरेशन्स को पैदा करोगे, और धीरे धीरे करते करते आपका घर परिवार जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से मैरिज के संबंध को देखा जाता है। अब अगर हम सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक अगर एक लाइन की बात करें, भारत के अंदर ये
मोर और लेस एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि सब लोग, अब यहाँ पर एक ये वाला कीवर्ड क्यों है, मोर और लेस अ यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। यूनिवर्सल मतलब हर कोई इसको माने, और ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक बात हो रही है, ठीक है। यानी कि जो अभी तक हम बात कर रहे हैं ना, सोशल अप्रूवल की, सैंक्शन बाय कस्टम, सैंक्शन बाय लॉ, सेट ऑफ कल्चर मैकेनिज्म जो कि इंश्योर करता है कि आपका घर परिवार आगे कंटिन्यू रहे, और वो भी अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी भी लड़की को, किसी भी लड़के को उठाकर लिया और उसके साथ आपने बच्चे पैदा कर लिए। आपने प्रॉपर उससे शादी करी हो, समाज के सामने करी हो, आप उसको प्राउडली सबके सामने अपना हस्बैंड या वाइफ का दर्जा दे सको, फिर आप उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर आगे जाकर अपने बच्चे पैदा कर कर अपने घर परिवार को आगे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर यूनिवर्सल वर्ड का मतलब ये है कि भारत में ऑल ओवर इंडिया, हर एक स्टेट में हर एक घर परिवार 99% टाइम्स यही मैरिज का पर्पस मानते हैं, और इसी प्रकार से शादी को एक नजरिए से देखते हैं, फिर चाहे वो कोई सा भी धर्म हो भारत से जुड़ा। भारत की भूमि में जो कोई भी घर परिवार, किसी भी धर्म के वो लोग हों, किसी भी धर्म को फॉलो करने वाला घर परिवार हो, किसी भी स्टेट के वो लोग हों, शादी को इसी दृष्टिकोण से देखा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन शादी के बारे में। अब क्वेश्चन हमारे यूपीएससी मेंस का क्या था, जो मैंने अभी आपको दिखाया। डू यू थिंक मैरिज एज अ सेक्रेमेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया? क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? तो देखो, इसका बना बनाया आंसर आपको यहां मिल जाएगा। पढ़ते हैं इस चीज को। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस मैरिज सिस्टम के अंदर, अगर ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो डेफिनेटली यूपीएससी के पेपर बनाने वालों ने, एग्जामिनर्स ने कोई ट्रेंड तो देखा ही होगा भारत के समाज के अंदर, कि जितना पवित्र रिश्ता शादी का लोगों की नजरों में पुराने जमाने में, हमारे मम्मी पापा के जमाने तक देखा जाता था, आज की जनरेशन उसे इतना सीरियसली शायद से नहीं लेती है। तो कुछ इसके इफेक्ट्स जो हैं वो सोसाइटी में देखे तो जा ही रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा होगा जिसकी वजह से यूपीएससी हमसे ये पूछना चाह रहा है मेंस के अंदर कि शादी जो है, जिस प्रकार से एक संस्कार, एक अच्छी भावना होती थी दो लोगों के बीच में, एक अच्छे संबंध के लिए उसको देखा जाता था कि वो बंधन कभी नहीं टूटेगा, 7 जन्मों तक कायम रहेगा। तो क्या लोगों के दिमाग से शादी एक जो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक पर्सन की लाइफ में, तो लोगों ने क्या उसको कम सीरियसली लेना शुरू कर दिया क्या? उसकी सीरियसनेस को गिरा दिया है क्या? या उसकी मूल भावनाओं को, उसके संस्कार को, या उसकी वैल्यू को, उसकी वर्थ को गिराने लगे है क्या कोई जनरेशन भारत के अंदर? तो ये पूछ रहा है यूपीएससी हमसे मेंस के अंदर। तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगी इसके रिगार्डिंग। तो ये बना बनाया आंसर, अब आप देखना यहीं आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, यहीं आपकी बॉडी हो जाएगी, यहीं आपका कंक्लूजन आपको मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं मैरिज सिस्टम पुराने ज़माने में भारत में अभी तक जो चलता था, अब वो वैसा नहीं रहा है। हेडिंग ही हमारी यही है, क्योंकि उसके अंदर अब कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए हैं और कुछ फंक्शनल चेंजेस आ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन चेंजेस को डिस्कस करने से पहले इन चेंजेस के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखो, शादी का जो संबंध है, जो पूरा का पूरा एक वो सिस्टम है और सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रेडिकल चेंजेस जो हैं, एक जनरेशन से लेकर, मतलब हमारी प्रीवियस जनरेशन से लेकर, मम्मी पापा वाले ज़माने से लेकर आज तक, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेडिकल चेंजेस आ गए हैं। स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस ये चेंज हमें दिखने लगे थे, लेकिन आज के समय में ये हमें ज़्यादा दिखने लगे हैं, और यूपीएससी को कुछ ज़्यादा ही दिख रहे होंगे, तो इसलिए उसने क्वेश्चन पूछ लिया था लास्ट ईयर मेंस में। अब क्या है, हमें इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है, हालांकि लोगों की जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो मैरिजेस के साथ एसोसिएटेड है, कि शादी एक बेसिकली, मतलब जैसे हम भारत में बोलते हैं ना कि शादी जो है एक पवित्र बंधन है, भगवान ने, ऊपर वाले ने, कुदरत ने, यूनिवर्स ने ये रिश्ता बनाकर भेजा हुआ है। आप कितनी भी मेहनत, मुशक्क़त, किसी से प्यार, ठीक है,
बाबू सोना जादू टोना कर लो, लेकिन जिससे आपकी ऊपर वाले ने शादी होना लिख रखी होगी उसी से आपकी शादी होगी। ये वाली लाइन अक्सर आपने सुनी होगी। तो यानी कि मैरिज के साथ कहीं ना कहीं एक पवित्रता, और वो पवित्रता क्या, रिलीजियस बिलीफ्स के साथ एसोसिएट करके शादी के संबंध को देखा जाता है भारत के अंदर। ये बिलीफ आज भी ये बिलीफ आज भी क्रम्बल डाउन नहीं हुई है। ये बिलीफ आज भी क्रम्बल डाउन नहीं हुई है। ये तो हमें साफ तरीके से पता लग गया। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी तो लिखनी पड़ेंगी। बट बड़े सारे जो प्रैक्टिसेस हैं शादी के कंटेक्स्ट में, जो रीति रिवाज, जो परंपराएं हैं और जिस प्रकार से शादी होती हैं, वो सिलसिला अब थोड़ा सा चेंज हो गया है भारत की धरती में सिंस इंडिपेंडेंस। और रीसेंट मतलब आप कहो कि प्रीवियस जनरेशन से लेकर इस जनरेशन तक ये नॉर्मली चेंज नहीं हुआ है। ये प्रैक्टिस, ये कस्टम्स, ये फॉर्म्स, इनके अंदर रेडिकल चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं। तो क्या चेंजेस हैं वो मैरिज सिस्टम के अंदर जो भारत के अंदर विटनेस करे जा रहे हैं? नंबर 1, लोगों का अब जो मकसद है शादी करने का वही चेंज होने लगा है। पुराने ज़माने से कंपेयर करते हुए सारे पॉइंट्स जो हैं ये बनाए गए हैं, ठीक है। लोगों का जो मकसद है, जो पर्पस है, वही चेंज होने लगा है। कि जैसे कहते हैं ना कि शादी क्यों करनी चाहिए, तो पुराने ज़माने के लोगों का, एक जनरेशन पहले लोगों का जो एम पर्पस था शादी करने का वो कुछ और था, आज कुछ और है। तो क्या था और क्या है, इसको पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में क्या होता था, जो एक मूल आधार माना जाता था, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो माना जाता था शादी करने का, वो ये माना जाता था कि शादी करना आपका एक धर्म है, आपकी एक ड्यूटी है, और वो भी एक रिलीजियस ड्यूटी है। स्पेशली हिंदूज तो देखो यही मानते थे, ठीक है। लेकिन आज के समय में जहां पर मॉडर्निटी जो है वो लोगों के दिमाग पर हावी हो गई है, तो लोगों का आज के संदर्भ में मॉडर्न ऑब्जेक्टिव ये है कि शादी जो है वो एक ऐसी चीज़ है, हम जिंदगी अकेले नहीं काट सकते, हमें एक परमानेंट सपोर्ट, एक परमानेंट कंधा तो चाहिए है। क्योंकि अभी हम घर परिवार के साथ रह रहे हैं, आगे जाकर सिबलिंग्स में, घर परिवार में अगर कोई फूट पड़ती है, मम्मी पापा पूरी ज़िंदगी तो जीवन भर साथ रहेंगे नहीं, उनको भी कभी ना कभी इस धरती से जाना है। तो अकेला जीवन काटना, अधूरेपन का जीवन काटना एक बहुत जो है संकट का समय हो जाता है। स्पेशली लड़कियों के लिए भारत के समाज में, जहाँ पर सोसाइटी में अच्छी निगाह से हर कोई उनको नहीं देखता। तो एक हमारा लाइफ पार्टनर होना चाहिए जो हमें लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप, एक हमारा साथ निभाए। इस पर्सपेक्टिव से लोग एक सपोर्ट के तौर पर शादी को देखने लगे हैं। ये ट्रेंड जो है वो देखा गया पुराने ज़माने के अंदर और इस ज़माने के अंदर। पहला पॉइंट ये हो गया हमारा, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जिस प्रकार से शादी होती है, तरीका, तौर तरीका जो है शादी होने का, यानी कि जो फॉर्म है मैरिज की, वो भी चेंज हो गई है पुराने ज़माने से लेकर इस ज़माने तक। ट्रेडिशनल फॉर्म्स जो होती थी मैरिजेस की, जैसे पॉलीगैमी, पॉलीजाइनी, अब ये भारत में लीगली प्रोहिबिटेड हैं। अब इनके ऊपर पाबंदी है, अब आप ये वाला काम नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपको बताऊं कि पॉलीगैमी या पॉलीजाइनी क्या होता है, सबसे पहले तो एक वर्ड दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि ये जो टर्म हमें बोली जा रही है, पॉलीगैमी वर्सेस पॉलीजाइनी, ये आपस में रिलेटेड टर्म्स ही हैं। अगर मैं आपको प्रॉपर इसका कॉन्सेप्ट बताऊं तो पॉलीजाइनी एक प्रकार से पॉलीगैमी का एक फॉर्म है। तो डिफरेंस क्या होता है पॉलीगैमी और पॉलीजाइनी में? देखो, पॉलीगैमी के अंदर ये होता है कि इट मीन्स यू आर हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट अ टाइम। यू आर हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट अ टाइम। अब वो मेल के लिए भी लागू होता है और फीमेल के लिए भी लागू होता है। कोई भी वो पर्सन हो, आप जो है एक से ज्यादा शादी कर कर किसी एक व्यक्ति के साथ रह रहे हो, ठीक है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पॉलीजाइनी, ठीक है, इसका मतलब ये होता है
कि मैन बीइंग मैरिड टू टू और मोर विमेन एट अ सेम टाइम, यानी कि ये वाली जो टर्म है स्पेसिफिकली मेल के साथ एसोसिएट करी जाती है। वैसे अगर मैं आपको प्रॉपरली बताऊं तो इन दोनों टर्म्स में ज़्यादा कोई फर्क होता नहीं है, क्योंकि अगर हम औरतों की बात करें ना, जैसे मैंने तो यहाँ पर आपको बोल दिया कि मोर देन वन स्पाउस एट अ टाइम, लेकिन अगर हम औरतों की बात करें कि औरतों एक पर्टिकुलरली औरत का एक से ज़्यादा पति है, तो वो एक पॉली एंट्री कहते हैं वैसे हम उसको, ठीक है। तो ये फ़र्क समझाना इंपॉर्टेंट था। आगे हम और भी जानेंगे ऐसे टर्म्स को, डिटेल में डिकोड करेंगे पॉलीगैमी पॉलीजाइनी वगैरह को, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले क्या होता था कि एक पर्सन जो है, आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक राजा 100 रानियाँ, 50 रानियाँ, 15 रानियाँ अपनी रखता था, एक से ज़्यादा शादी हो जाती थी, ठीक है। और जो है उनके मतलब मल्टीपल पार्टनर्स होते थे एक राजा महाराजाओं के, स्पाउस होते थे, ठीक है। तो अब जो है ये चीज़ लीगली प्रोहिबिटेड है। आप अब इतनी शादियां नहीं कर सकते ये कह कर के हमारे भारत में तो यही परंपरा फॉलो होती थी। ये चीज़ अब लीगली प्रोहिबिटेड इसलिए है क्योंकि आप सोचकर देखो कि एक औरत की मानसिकता के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर क्या इसका दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव पड़ सकता है कि वो ये सहन करे कि मेरा जो पति है वो कितनी औरतों के साथ, भले ही बीवी कह रहा है उनको, लेकिन कितनी औरतों के साथ संबंध बनाकर, स्पेशली शारीरिक संबंध बनाकर रह रहा है, तो मेरी अहमियत कहाँ है उसकी लाइफ में। फिर अगर बात ऐसी है ना कि अगर हम मर्दों को इस चीज़ के लिए अलाउ करें, इसको मतलब लीगली प्रोहिबिट करने की जगह लीगली सैंक्शन कर दें, तो फिर आपको क्या अच्छा लगेगा कि आपकी बीवी भी जो है मल्टीपल हस्बैंड्स को चूज करे? फिर आप अगर उसके पति हो तो आपके अलावा और भी पति हैं उसके, वो उनके साथ फिर सोए, सारी शारीरिक संबंध बनाए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग चीज़ है आज के ज़माने में। ये चीज़ पहले भी ठीक नहीं थी, लेकिन आज के ज़माने में भी ये चीज़ ठीक नहीं है। एक ऐसा माना जाता है कि एक पर्सन को एक ही पर्सन के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारा धर्म या ड्यूटी है और उसको रिलीजन की तरह देखा जाता है शादी के संबंध को, तो हमारे लिए एक ही पार्टनर बनाया है कुदरत ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने, ठीक है। इसी वजह से इसको ध्यान में रखते हुए जो आज़ादी के बाद सरकारों का गठन हुआ, उन्होंने पॉलीगैमी और पॉलीजाइनी की प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट कर दिया। और अब क्या ट्रेंड आ गया? पुराने ज़माने में तो ये था, अब क्या ट्रेंड है? अब मोनोगेमस जो मैरिजेस हैं उनको प्रैक्टिस करा जाता है। तो मोनोगेमी वाली, या जिसको मोनोगेमस मैरिजेस बोला जाता है, वो मोनोगेमी मैरिजेस कौन सी होती हैं? जहाँ पर एक पर्सन का सिर्फ एक ही मैरिज पार्टनर होता है, मल्टीपल हस्बैंड वाइफ्स नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरा परिवर्तन, चेंज इन द एज ऑफ मैरिज। पहले तो किसी का भी बाल विवाह वगैरह कभी भी हो जाता था, है ना, छोटी से छोटी बच्चियों की, लड़कों की शादी हो रही है। लेकिन अब क्या है कि शादी को लेकर लीगल स्टैंडर्ड्स जब से सेट हुए हैं तब से मैरिजेबल एज जो है बॉयज़ और गर्ल्स की, वो भी चेंज हो गई है। लड़के की 21 साल, लड़की की 18 साल। इसके अंदर अगर दोस्तों कोई चेंज आया ना, तो एक बारी कमेंट करके आप लिख देना। ये 2020 का विजन आईएएस का मटेरियल है। अगर कोई इसमें एज पैरामीटर लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए चेंज हुआ है, अगर आप कुछ रिसेंट जानते हो तो एक बारी कमेंट करके लिख देना, ठीक है, ताकि उसको मैं भी रिकॉल कर सकूं और बाकी ऑडियंस भी जान सके, ठीक है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना ज़रा इंटरनेट से कि अभी भी ये 21 लड़के के लिए और 18 लड़की के लिए, या फिर इसमें कुछ चेंज हुआ है। और एवरेज एज जो है मैरिज की, अगर हम आज के संदर्भ में बात करें, तो एवरेज एज पुराने ज़माने के कंपैरिजन में अब वो बढ़ चुकी है। पहले के ज़माने में प्री प्यूबर्टी मैरिजेस अलाउ होती थी, लेकिन जब से आज़ादी के बाद सरकारों ने लीगल स्टैंडर्ड सेटअप करे हैं मैरिजेस के, तो अब जो है वो पोस्ट प्यूबर्टी मैरिजेस जो हैं वो होने लगी हैं, ठीक है। क्योंकि अर्ली मैरिज से पहले क्या होता था कि बच्चे जल्दी हो गए, जिसका दुष्परिणाम औरतों के शरीर पर निकल रहा है, उनके स्वास्थ्य पर निकल रहा है, या फिर उनको बड़ी सारी बीमारियां जो हैं वो हो जा रही हैं, या जो कपल्स जो हैं वो हेल्दी नहीं रह पा रहे हैं अर्ली सेक्स करने की वजह से। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए अब मैरिजेस का जो स्तर है वो प्री प्यूबर्टी, पहले जो शादी हो जाती थी उसको कैंसिल करके, उसको लीगली प्रोहिबिट करके अब पोस्ट प्यूबर्टी मैरिजेस जो हैं वो सरकारों ने अलाउ करी। लड़कों की
जो मैरिज की एज है वो सरकार ने सुनिश्चित करी 21 साल, लड़कियों की 18 साल। फिर है एक पॉइंट, इंक्रीज इन डाइवोर्स एंड डिजर्शन रेट्स। डिजर्शन का मतलब होता है दोस्तों किसी को छोड़ देना। जैसे आप कल को किसी अपने पार्टनर से बोल रहे हो कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, आई वॉन्ट टू मूव ऑन, तो वो होता है कि आपने उसको छोड़ दिया, डिजर्ट कर दिया, ठीक है। अब डाइवोर्स और डिजर्शन रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये वाला पॉइंट एक मेन पॉइंट हमारा बन सकता है इस आंसर के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर जो आज भी हमारे देश में पुराने इलाके हैं जहां पर इतनी ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की टर्म्स में इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह नहीं हुई है, वहां पर, या बेसिकली आप ऐसा मान लो कि गांव वाले जो इलाके हैं वहां पर आज भी तलाक एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। वहां पर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है, लेकिन डाइवोर्स वगैरह जैसी चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती हैं और कोई सोचता भी नहीं है। मतलब लड़ाई करने के बाद एक लड़की अपने मायके जाकर रह लेगी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, या हो सकता है हमेशा के लिए, लेकिन भले ही उसका पति से कोई संबंध नहीं है, बहुत सालों से बात नहीं हुई है, बहुत सालों से, बहुत महीनों से वो मायके में है, लेकिन फिर भी डाइवोर्स का ख्याल दूर दूर तक नहीं आता है। लेकिन फिर भी डाइवोर्स रेट बढ़ने लगे, इस चीज़ को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे सुल्तान मूवी आपने देखी होगी सलमान खान की, तो सुल्तान में जब वो दिल्ली आता है और वो फाइट लड़ता है सलमान खान, तो उससे एक पार्टी में एक दो लड़कियां कहती हैं कि अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दो और हमसे शादी कर लो। तो वो कहता है मैडम आप लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारे यहाँ मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, कलेश होती है, लेकिन डाइवोर्स जैसी परंपरा हमारे घरों में या फिर हमारे गांव में नहीं होती है। डाइवोर्स नहीं देते हम लोग एक दूसरे को, वो परंपरा नहीं फॉलो करते, सलमान खान बोलता है, ठीक है। लेकिन वास्तविकता आज की और है, जनरेशन्स के दिमाग में जो है फितूर अलग ही छाया हुआ है, और इस फितूर की बात ये वाला पैराग्राफ करेगा। देखना कितने अच्छे से समझा रखा है यहाँ पर। एक तो क्या है कि कानून ने ना डाइवोर्स लेना बहुत इजी कर दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये बनता है कि जो लेजिस्लेटिव प्रोविजंस है ना वो काफ़ी रिलैक्स हो चुकी हैं कि अगर कोई पार्टनर किसी अपने स्पाउस के साथ खुश नहीं है तो वो ईजिली डाइवोर्स जो है सीख कर सकते हैं, तलाक ले सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से जो मैरिज की जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर देखो प्रभाव तो पड़ता ही है। अब ये कोई नहीं कह सकता कोई टॉर्चर हो रहा है किसी रिश्ते के अंदर वो ठीक है, डाइवोर्स लेना काफ़ी हद तक ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि डाइवोर्स सही है कि गलत है। अब देखो कोई मान लो कि किसी का हस्बैंड रोज़ दारू पी के अपनी बीवी को मार रहा है और वो लड़की को उसके घर वाले शादी से पहले बहुत अच्छे से रखते थे, लेकिन लड़के ने उसका पूरा जीवन जो है वो तबाह कर दिया, सारी रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगा दी, कहीं जाने नहीं देता, हर जगह निगरानी रखता है, मारता है, पीटता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर उसके ऊपर बना रहा है, उस लड़की को डिप्रेशन में पहुंचा दिया। तो ऐसे मर्द को तो जहर खिला देना चाहिए। डाइवोर्स तो फिर भी एक सेफ टूल दिया है सरकार ने कि भाई किसी के हाथों से मर्डर ना हो जाए ऐसे हरामजादे पतियों का, है ना। डाइवोर्स सिचुएशन में डिपेंड करता है कि कब ठीक है कब गलत है, लेकिन फिर भी डाइवोर्स पहले के ज़माने में बहुत एक अपमानजनक बात मानी जाती थी, लड़की के लिए, लड़कों के लिए, घर परिवार के लिए, दोनों साइड के लोगों के लिए। लेकिन जब से ये लेजिस्लेटिव प्रोविजंस रिलैक्स हुई हैं तो डाइवोर्स जो है वो मैरिज की स्टेबिलिटी को तो प्रभावित करता ही है। और ये वाला ट्रेंड जो है ये ज़्यादातर अर्बन एरियाज में देखा गया है कि लोगों को डाइवोर्स लेने की भूख लगी रहती है, ऐसा राइटर कह रहा है। अब ये भूख क्यों लगी रहती है? क्योंकि लोगों के दिमाग में छा गया है फितूर पैसा कमाने का, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का और इंटरनेट कनेक्टिविटी का। अब लोगों के दिमाग में इस इंटरनेट और इस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की भूख के चलते और इंटरनेट के असर के चलते ये आने लगा है बहुत सारे लोगों के मन में कि हम शादी के रिश्ते में शायद से बंध गए हैं। और जब वो इंस्टाग्राम को, वेब सीरीज को, मूवीज को, शहरी जिंदगी को जब वो देखते हैं तो वो उनको ये लगता है कि अगर हम अकेले रहें या डाइवोर्स अगर ले लें तो हमारे अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो जीवन में जो अभी हम शादीशुदा रिश्ते में बंधे हुए नहीं कर पा रहे हैं वो शायद से इससे आज़ाद होने के बाद हम बहुत कुछ अपने लिए कर सकते हैं। क्योंकि हम ना किसी का हाथ पकड़कर पैदा हुए थे, ना ही हाथ पकड़कर हम शमशान घाट में किसी के साथ जाने वाले हैं। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। तो लोगों के दिमाग में ना
मॉडर्निटी की, फ्रीडम की, लिबर्टी की, मैं ही सब कुछ हूँ, और मैं क्यों किसी के लिए अपना टाइम और अपना वो सब बर्बाद करूँ, कौन बच्चे, कौन पति, कौन बीवी, ये सब जो इंटरनेट ने, वेब सीरीज ने, फिल्म्स ने लोगों के दिमाग में ठूस ठूस कर भर दिया है ना। और कि आप अकेले हो तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, आपका टैलेंट आपकी शादी के बाद दबा दिया था आपके पति ने, आपको घर पे बच्चे संभालने के लिए दे दिया, आप भी बहुत कुछ कर सकते थे, आज आपके हाथ में पैसा होता तो आपके हाथ में बोलने की ताकत होती, घर से बाहर निकलकर आज भी तुम लाखों करोड़ों कमा सकती हो। लड़के लड़कियों के दिमाग में जब ये वाली चीज़ आ जाती है, और ये चीज़ दोनों के लिए, मतलब मैं सिर्फ लड़कियों को टारगेट करते हुए नहीं बोल रहा हूँ, लड़कों के लिए भी होती है कि हम तो भाई शादी में बंद गए हैं, फंस गए हैं, हमें हमारी बीवी लिबर्टी नहीं देखती, जब देखो फ़ोन चेक करती रहती है, मेरी बचपन की जो सहेलियां हैं मैं उनसे मिल नहीं पाता। ये सारी चीज़ों की वजह से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इस तरह की जो बातें हैं इंटरनेट की वजह से उनके दिमाग में जहर घोलती हैं। और इंटरनेट ने बहुत सारे लोगों को क्या करा है कि एक इंटरनेट ने उनको एक विंडो दी है बेसिकली। इट हैज़ एक्सपोज पीपल टू द डिफरेंट सोशल ट्रेंड्स, कि भाई सोसाइटी में डिवोर्स वगैरह लेना तो नॉर्मल है, और पूरी दुनिया में हर कोई जो है आराम से, अगर किसी को कोई रहने नहीं दे रहा उसका स्पाउस, तो पूरी दुनिया के अंदर डिवोर्स वगैरह लेना कोई टैबू नहीं होता। समाज क्या ही कितने दिन क्या ही बोलेगा, मेरी लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से अभी तक जो हमारी सोसाइटी झिझकती थी, जो कंजर्वेटिव थी कि डाइवोर्स जैसी बात घर परिवार के लोगों से कैसे करें, क्या ना करें, अब वो एक रेवोल्यूशन की फेज में आ गई हमारी सोसाइटी के। अब कोई इजीली बोल देता है कि भाई मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। पिक्चरों में भी अब ये चीज़ दिखाई जाती है, ठीक है। पहले तलाक का अगर कोई सीन आ जाए सीरियल या पिक्चरों में पहले के ज़माने में, तो वहाँ पर पिक्चर जो है वो रुक जाती थी। आप ये ऐसा मान लो कि आधी पिक्चर फिर उसी टॉपिक पर चल रही है, आधा सीरियल फिर महीनों तक उसी टॉपिक पे खींचना है कि उसने भाई लड़की ने तलाक लेने को बोल दिया, लड़की ने तलाक लेने को बोल दिया, लड़की ने बोला तो अब ये बेचारी करेगी क्या, और लड़की ने बोला तो लड़की जो है वो गद्दार निकली। लेकिन आज के समय में इसको लिबर्टी का एक, बेसिकली लिबर्टी के तहत, एक फ्रीडम के तहत एक विंडो की तरह देखा जाता है, ठीक है। सिचुएशन वाइज देखो, डाइवोर्स ठीक भी हो सकता है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया, कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर पटक रहा है, या फिर आप किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो तब भी आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये वाली चीज़ है। और इसकी वजह से एक ट्रेंड और स्टार्ट हो गया जिसको हम आगे कवर करेंगे, मतलब इस टॉपिक, मैरिज वाले टॉपिक में नहीं, एक जब इंडियन सोसाइटी का एक टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि लोगों के मन में अब ये भी आने लगा कि भाई शादी करनी ही नहीं चाहिए, अकेले रहो वो ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी है, क्यों दूसरों के लिए अपना टैलेंट, अपना टाइम, अपना पैसा सेक्रीफाइस करो, और फिर भी ताने ही सुनने को मिलने हैं, तो अकेला जीवन ज़्यादा खुश है। लोगों ने अब अपना बेस्ट फ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ, अपने फ़ोन को, और अपने जो टाइम वो पास करते हैं इंस्टाग्राम की रील्स पर, वेब सीरीज़ पर, मूवीज़ पर, इसको बना लिया है। और उनको लाइफ पार्टनर अगर चाहिए भी होता है वो टेम्प्ररी चाहिए होता है, जिसको आज की जो जेंजी जनरेशन है, जो एक नई जनरेशन है जेंजी, वो तो बिल्कुल ही नहीं मानते हैं शादीशुदा जैसे चीज़ों को कि ये एक पवित्र बंधन है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैरिज को नहीं मानते हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैरिजेस को पवित्र बंधन की तरह नहीं मानते हैं, कि भाई ठीक है, मतलब पार्टनर बन गया तो बन गया, रिलेशनशिप में आ गए तो आ गए, रिलेशनशिप से बाहर निकल गए तो निकल गए, ब्रेकअप हो गया तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों के दिमाग में होती चली जा रही हैं, और ये क्यों हो रही हैं मैंने आपको पहले भी बताया था अपने लेक्चर्स में। हम लोग हिंदुस्तानी जो लोग हैं ना, उनको कूल बनने की आदत बहुत है, तो वो ज़्यादातर वेस्टर्न होते चले जा रहे हैं, उनको अमेरिकन लाइफस्टाइल बिताना है, अमेरिकन जैसी ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि अमेरिकन जो कल्चर है वो इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के दिमाग में भर भर के पटका जाता है इस वजह से। और लास्ट जो पॉइंट है जिसकी वजह से मैरिज का पूरा ट्रेंड जो है वो चेंज होता चला जा रहा है, और वो है लोगों के पास एक ऑप्शन ही आ गया कि बिना शादी के जो करना है, जो शादी में कर सकते हैं वो बिना शादी के भी कर सकते हैं, थ्रू द टर्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप्स की जो ग्रोथ है वो बहुत स्टडी ग्रोथ है, मतलब ये ट्रेंड जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हमारे देश में, भारत में बढ़ता चला जा रहा है, स्पेशली अमंग द यूथ। और गांव वगैरह में तो ये नहीं है इतना, घर वाले कूट के रख देंगे, काट देंगे, आपको खेतों में फेंक देंगे। लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में
पेरेंट्स को भी आपत्ति नहीं है कि अगर आप शादी से पहले अपने पार्टनर को जानते हुए मियाँ बीवी की तरह उसके साथ रहना चाहते हो, ठीक है। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि एक तो इसको मिल गई है लीगल रिकॉग्निशन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की एक 3 जज की बेंच बैठी थी 2010 में, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये साफ स्पष्ट करा था कि अगर एक लड़का या लड़की, मर्द या औरत, एक सर्टेन एज जो है अटेन करने के बाद अगर वो आपस में एक घर में, एक फ्लैट में, एक कमरे में रहना चाहते हैं बिना शादी करे, तो उसको गुनाह की तरह ना देखा जाए कि उन्होंने कोई अपराध कर दिया, कोई गुनाह कर दिया, कोई ऑफेंस कमिट करा गया है, उसको ऑफेंस की तरह कंस्ट्रूड ना करा जाए, ठीक है। और कोर्ट ने ये भी बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इस 3 जज बेंच ने, जो कि 2010 में ऑब्जर्वेशन और जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के तहत आता है, और ये एक फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 21 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट चीज़ तो बहुत गजब ही बोल डाली। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए आपने शादी करी नहीं है लेकिन शारीरिक संबंध बना लिया अपने पार्टनर के साथ और उससे आपका हो गया बच्चा, ठीक है, तो ऐसा जो बच्चा है वो एक लेजिटिमेट बच्चा माना जाएगा, यानी कि लीगल बच्चा माना जाएगा, वो बच्चा इलीगल नहीं है, और उसके पास प्रॉपर्टी राइट्स भी होंगे अपने माँ बाप के अंडर सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब देखना मजाक की बात क्या है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स जजमेंट, आप लिव इन रिलेशनशिप को कह रहे हो ये लीगल है, सैंक्शन है, बच्चा भी बॉर्न होगा अगर तो वो लेजिटिमेट है, उसको उसके पास पेरेंट्स के राइट्स होंगे, और आपने इसको फंडामेंटल राइट करार दे दिया, सेक्शन 16 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत प्रोटेक्शन दे दी, लेकिन आज भी आप सोशल रिकॉग्निशन नहीं दिलवा पाए। अब ठीक है, हम मानते हैं कि देखो जुडिशरी सोशल रिकॉग्निशन कैसी दिलवा पाएगा, समाज तो एक अपने हिसाब से जब ग्रो होता है, प्रॉस्पेरिटी आती है, लोग नई नई चीज़ें जानते हैं, तब जाके चेंज होता है। लेकिन आज भी व्हाट अबाउट दिस LGBTIQ मैरिजेस, इनके, चलो सोशल सैंक्शन को छोड़ो, इनके लीगल सैंक्शन का क्या? लिव इन रिलेशनशिप को आप लीगल कह रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, ठीक है। क्योंकि पॉइंट ये आप कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मना थोड़ी ना कर रखा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मना नहीं कर रखा है कि गेज और लेस्बियंस भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, समाज अगर उनकी शादी को मंजूरी नहीं दे रहा, अब उनकी ओरिएंटेशन है तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है। हम मेल हैं, हम फीमेल हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में सिर्फ 2 ही जेंडर होते हैं, नहीं है ना, और भी लोगों की ओरिएंटेशन होती है। एक जिसके शरीर को आप लड़के की तरह देख रहे हो तो हो सकता है उसे किसी लड़के से प्यार हो, वो गे हो, ठीक है। एक लड़की हो तो उसे किसी लड़की के शरीर से प्यार हो, उसको उसी की तरफ अट्रैक्शन फील होता हो, तो वो लेस्बियन हो। अब ऐसे बहुत सारे जेंडर्स होते हैं, ठीक है। अब उनकी ओरिएंटेशन है, कुदरत ने सबको अपने हिसाब से बना रखा है, लेकिन सोशल सैंक्शन जो है वो सोसाइटी अपने हिसाब से देगी, लेकिन एक लीगल रिकॉग्निशन उनको मिलनी चाहिए। लीगल रिकॉग्निशन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि आज भी अगर ऐसे कोई कपल जो पाए जाते हैं, जैसे मर्द हैं, औरत हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, समाज को एक पॉइंट के बाद हो सकता है प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ट्रांसजेंडर्स रह रहे हैं, लेस्बियन कपल रह रहे हैं, गे कपल रह रहे हैं, LGBTI कम्युनिटी में कोई भी अगर रह रहा है, तो हो सकता है कि सोसाइटी इस कदर आपत्ति जताए कि उनको फिजिकली टॉर्चर करा जाए, मारा जाए, कहीं पर उनको रहने की जगह ना मिले, कोई काम धंधा उनको ना दे, और उनकी जान भी ले ले सोसाइटी, उनको मार मार कर, मॉरल पुलिसिंग का रोल निभाकर। तो शादी आज भी एक बंधन पवित्र है, लेकिन और रिलीजियस बिलीफ के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिस, कस्टम्स, जो फॉर्म है वो चेंज हो चुके हैं। और ये आपके 5 पॉइंट है ऐसे किसी आंसर को जस्टिफाई करने के लिए, ऐसे किसी क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए, कि मैरिज एक सेक्रेमेंट है क्या, तो आप कहोगे हाँ जी सेक्रेमेंट है, लेकिन क्या अपनी वैल्यू लूज करता चला जा रहा है, तो आप कहोगे देखो आज भी वैल्यूज बरकरार हैं, बस वो उनका फॉर्म, प्रैक्टिस और कस्टम जो है वो चेंज हो गया, और आप अपना आंसर का प्रूफ दोगे, जस्टिफाई करोगे कि एम और पर्पस जो है पहले क्या था अब क्या है, फॉर्म ऑफ मैरिज पहले क्या था अब क्या है, एज ऑफ मैरिज पहले क्या थी अब क्या है, डाइवोर्स और डिजर्शन पहले कैसा देखा जाता था अब कैसा देखा जाता है, और एक नया ट्रेंड लिव इन रिलेशनशिप का। इतना मोर देन इनफ है। आपको लिखना कितना था इसके अंदर, 150 वर्ड्स का ना,
ये तो 300 वर्ड से ज़्यादा का कंटेंट हो गया आपके पास, आप इसको और छोटा करके लिख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने इसके अंदर किनशिप भी खत्म कर लिया, मैरिज भी हमारा टॉपिक इस लेक्चर के अंदर खत्म हो गया है। अगले लेक्चर से हम बात करेंगे फैमिली के बारे में, परिवार क्या होता है, परिवार की भूमिका, उसकी अहमियत क्या होती है, इसके साथ जुड़े चैलेंजेस क्या होते हैं। भारत के समाज के संदर्भ में हम जानेंगे परिवार एज अ टॉपिक के बारे में, फैमिली एज अ कॉन्सेप्ट के बारे में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी होगी, मजे आए होंगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।